हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखे। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुण है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालन नहीं होते हैं। इनके गलनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इन यौगिकों के अबंधन से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में ये घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है। अगला प्रश्न है कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CH2Cl3, एथेनॉल CH3CH2OH, मीथेन CH4। इन सब में कार्बन है फ्रेंड्स। जैसे CH3 में C कार्बन है, COOH में भी ये तो अम्ल है, और क्लोरोफॉर्म में भी है, CH2 में C ये जो है कार्बन है, ये Cl जो है वो क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। एथेनॉल में CH3 में C कार्बन है और CH2 में भी C कार्बन है, और मीथेन में जो CH4 है इसमें C कार्बन है। तो ये रहे कार्बन के 4 यौगिकों के नाम। इसी प्रकार कार्बन के और भी असंख्य हजारों यौगिक है, करोड़ों में बल्कि कई कार्बन के यौगिक है, 4 ही नहीं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्म का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होते हैं। इसमें दिया है कि कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण जब होता है अर्थात ऑक्सीजन जब उसमें संयोग करता है मीथेन में हाइड्रोजन को विस्थापित करके, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और उसके साथ ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार ये अगला है एग्जाम्पल, CH3CH2OH में जब ऑक्सीजन का संयोग कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अगला है एथेनोइक अम्ल क्षार NOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एस्टेट का निर्माण करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH प्लस एथेनोइक अम्ल CH3COOH जब इन दोनों का एक साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मिलता है CH3COONA प्लस H2O अर्थात सोडियम एसिटेट। ये CH3COOH जो है यह सोडियम एसिटेट है। कार्बन यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये 2 भाग सोडियम प्लस CH3CH2OH जो है एथेनॉल सोडियम है। जब एथेनॉल सोडियम का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया जाता है तो यह रिएक्शन करके बनाता है 2CH3CH2O-Na प्लस हाइड्रोजन अर्थात ये जो है सोडियम एथॉक्साइड है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कार्बन की चतुसंयोजकता तथा श्रृंखलन 2 ऐसे विशिष्ट गुण है जिसके चलते कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक है। चतुसंयोजकता के कारण फ्रेंड्स हीरा बनता है, और श्रृंखलन गुण के कारण एल्केन, एल्किन और एल्काइन जैसे बहुत बड़े बड़े कार्बन की जो है यौगिक का निर्माण होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपर रूप हैं? इनमें से कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन के मुख्यतः 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफी कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग फ्रेंड्स और पेंसिल बनाने में भी होता है, नेल पेंसिल जिसे आप लोग लिखते हैं, होमवर्क भी करते होंगे, आप लोग बचपन में किए होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने के कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के जो बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। एक बार ध्यान से फिर समझिएगा फ्रेंड्स कि कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने के कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अपमार्जक। इसी अपमार्जक को डिटर्जेंट कहा जाता है। लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला की अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित जो सिरा होता है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में भी अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर कार्ड जल कठोर है, मतलब कि कोई जल कठोर है, ये कोई है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है कि कोई जल कठोर है, इसके बारे में कहना कठिन है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कार्बन के यौगिक का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती हैं तथा दो कर्मागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, और ये समजातीय श्रेणी कहते हैं इसे। यहाँ पर फ्रेंड्स CH2 होगा, इसको थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। जैसे मान लीजिए एल्केन्स ले लीजिए, एल्केन्स का जो समजातीय श्रेणी है CH4, C2H6, C3H8 आदि, इसके कर्मागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। यहाँ पर CH2 के लिखने के नहीं लिख पाया है, CH डॉट लिखा है, आप लोग समझिएगा CH2 का अंतर। जैसे मान लीजिए CH2 और C2H6 के बीच अगर देखिएगा आप अंतर, अर्थात मीथेन और इथेन के बीच, तो इसमें C एक अधिक है और H दो अधिक, अर्थात CH2 का अंतर है। अगर आप इथेन और मीथेन प्रोपेन में अगर आप देखिएगा तो इसमें C3 है और H 8 है, और इसमें C2 और H 6 है, अर्थात एक C अधिक है और 2 H अधिक, अर्थात CH2 का अंतर है। इसी प्रकार आप और आगे चल जाइएगा, ब्यूटेन में भी, पेंटेन में भी, हेक्सेन में भी, तो ऐसे ही आपको CH2 का अंतर मिलेगा। ये रहा एल्केन्स का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, समावयवता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। आप इसको आसानी से समझिए कि ऐसे आणविक सूत्र जो समान होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन है C4H10, एक ही आणविक सूत्र है ये, लेकिन दो यौगिक ब्यूटेन के समावयवी कहे जाते हैं क्योंकि इनके संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। ये यौगिक ब्यूटेन के समावयवी कहे जाते हैं। और भी बहुत सारे और सूत्र हैं फ्रेंड्स। ब्यूटेन के दो समवयविक, नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन, इसी गुण को समवयवता कहते हैं। इस ब्यूटेन का जो C4H10 है, इसके दो संरचना बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक लंबा बनता है और एक जो लाइनिंग में बनता है। तो लंबा जो होता है उसको आइसोब्यूटेन बोलता है, और जो लंबा लाइन की तरह बनता है उसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। अर्थात वो भी C4H10 का ही फॉर्मूला है, जो संरचना है जो लंबा बनेगा इस तरफ से लाइन में, और जो उस तरफ से खड़ा जो बनता है वो भी इसी का फॉर्मूला है, और वो भी C4H10 नहीं होगा, लेकिन अंतर होता है, एक लाइन के रूप में होता है और एक खड़ी पाई के रूप में होता है। तो बनाने पर उसको आइसोब्यूटेन बोलता है, और इसी गुण को समवयवता कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनकी अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसी को समवयवता कहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह हर बार परीक्षा में पूछता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के कुछ उपयोग को लिखे। उत्तर जाएगा इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ, सिरप, टॉनिक आदि औषधियों के बनाने में होता है। इसका उपयोग पीने में होता है। शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध ससंयोजी आबंध कहलाते हैं। ससंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराणिक बल कम होता है, अर्थात कमजोर होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं जिनके बीच इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए उसमें अर्थात विद्युत के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है? तो उत्तर हो जाएगा कि डिटर्जेंट कठोर जल में झाग इसलिए देता है कि झाग का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। 2023 के परीक्षा में आने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एक ये भी फॉर्मूला परिभाषा हो जाएगा। दूसरा कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है को हाइड्रोजन से अगर आप उसको संयोग कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं आपके एल्किन हो जाएगा और एल्काइन हो जाएगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है एल्केन जो CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला उसमें एल्केन का, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। तो एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आगे हम कराने वाले हैं इसके बारे में भी विस्तार से। तो फिर समझ लीजिए समावयवी क्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, इसमें दिया भी है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। यह गुण समावयवता कहलाती है। ऐसी जैसे एथिल एल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इनके अणु सूत्र C2H6O है, लेकिन इसकी संरचना जो है भिन्न भिन्न बनती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के क्या कारण हैं? तो उत्तर हो जाएगा हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रावा बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाँ आप लोग पहले इसको ध्यान दीजिए कि जो ग्रेफाइट होता है यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में होता है और हर प्लेट एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, जिसके कारण आप जब लिखते हैं नेल पेंसिल से तो वो पेंसिल मुलायम चलता है। यही कारण है कि उसके ऊपर जो प्लेटें फिसलती रहती है और इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिसमें नहीं है उसमें नहीं प्रवाहित होती है विद्युत धारा, जिसके कारण उसे कुचालक कहा जाता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह सुचालक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिरका क्या है? इसके उपयोग को लिखे। उत्तर हो जाएगा सिरका एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जेक्स्ट्रीन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्मों को लिखे। उत्तर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है।
यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। शीत के मौसम में यह जमा होता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इनकी अम्लता दुर्बल है। यह आयनीकृत नहीं होता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ईंधन के रूप में एल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ना का जो रस होता है सिरका बनाने के उपयोग में हिलाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करते हैं। तो ईंधन के रूप में फ्रेंड्स इसका उपयोग आप जैसे मान लीजिए कहीं बाइक से जा रहे हैं और आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, उस कंडीशन में आपके पास अगर एल्कोहल हो जिसको शराब कहा जाता है, तो आप उसमें डाल करके कुछ दूर तक जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसका ज़्यादा उपयोग आप नहीं कीजिएगा, हानिकारक भी होता है यह। तो आप अगर कहीं इमरजेंसी में है तो आप इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं बाइक में, और भी इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है अणु सूत्र C2H5OH के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। आप लोग फ्रेंड्स जितना अणु सूत्र याद कीजिएगा, आप लोग के प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न उतने ही इजी हो जाएंगे। अब आपसे पूछ देगा कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है और 4 ऑप्शन में दे देगा, आप जानिएगा तभी तो बनेगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान दीजिएगा कि एथेनॉल का जो अणु सूत्र होता है C2H5OH होता है, और इसके गुणधर्म भौतिक गुणधर्म निम्न है। जैसे यह रंगहीन द्रव है, इसका गंध सुनहरा होता है, यह ऊर्ध्वपतित द्रव है और इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है और 391 केल्विन होता है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 78 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आप 273 डिग्री केल्विन पर आप 78 डिग्री को जब जोड़िएगा तो 273 + 78 बराबर 351 होता है, और यह केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर 351 केल्विन को अगर आप सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो 351 में से 273 को घटा दीजिएगा तो 78 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। अगला इसका भौतिक गुण है, यह जल से हल्का होता है, अर्थात जल पर तैरता भी है। यह जल में घुलनशील है और यह जल में घुल जाता है। यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। यह जो एथेनॉल है यह लिटमस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं देता है कि यह नीला को लाल कर देगा या लाल को नीला कर देगा, नहीं, जो जैसा है आप उसमें वैसा ही रह जाएगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स, आजकल बहुत इसका प्रचलन हो गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी खुफिया छिपी हुई है। अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, अनिद्रा, भाव शून्यता आ जाती है। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। मेथनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है और मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है। यह चक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स एल्कोहल का आप लोग सेवन ना कीजिए, क्योंकि बिहार में एल्कोहल कहा जाए तो बैन हो गया है लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो एल्कोहल मिल रहा है वो प्योर नहीं मिल रहा है, उसमें मिलावट हो रही है, जिसके कारण आपके चक्षु तंत्रिका का मतलब होता है आंख, और आपके आंख पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत जल्द ही अंधा हो जा रहा है, उसे चश्मे की जरूरत पड़ने लग रही है। यही कारण है। और वो आदमी मानसिक दुविधा का भी शिकार हो जाता है, उससे हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, वो कभी भी चैन से सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती है और भाव शून्यता रहता है, उसका सोचने की क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स? तो आप लोग कोशिश करें कि
इससे दूर रहे और अपने जो आसपास जो पीने वाले हैं, आपके घर के गार्जियन हैं, आप उन्हें भी मोटिवेट कीजिए, या आपके जो दोस्त मित्र हैं उन्हें भी आप इससे दूर रहने की सलाह दें, क्योंकि आप इसके हानि के बारे में जान चुके हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैलिक के निर्माण को समझाएं। उत्तर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लोड़ों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तब साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लोड़ों के साथ अभिक्रिया कर अविलेय पदार्थ बनाते हैं। यह अविलेय पदार्थ मैली का निर्माण करते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यह हर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये हर साल आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो जान जाइए कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं और इसके निर्माण कैसे होता है और इसके निर्माण में कितने वर्ष का टाइम लगता है। तो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म कहते हैं, यानी जीवों के जिसमें अंश होते हैं और मर जाने के बाद वो करोड़ों वर्ष के बाद जब वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं उसी को ईंधन जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जैसे फ्रेंड्स कहा जाता है, आज से बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर भूकंप आया था जिसमें बहुत सारे नदियां और सागर दब गए थे और बहुत विशाल विशाल वन भी दब गए थे, पृथ्वी के अंदर कंपन के कारण दब गए थे। और वहीं जो जंगलों में जो मोटे मोटे पेड़ थे वहीं दब करके कोयला बने और जो नदियां जो दबी और जो समुद्र महासागर जो दबे थे वहीं पेट्रोलियम आज बने हुए हैं। तो इसके बनने में कहीं नहीं कहीं करोड़ों वर्ष का समय लगा है। और ये भी फिक्स है फ्रेंड्स कि ये जितना मात्रा में दबे हैं उतने ही मात्रा में हमारे पास मौजूद भी हैं। अगर आप उसका पूरा यूज कर जाते हैं तो एक ना एक दिन खत्म होने वाले भी हैं और बहुत जल्द ही 30-40 साल के अंदर अगर इसका दोहन होता रहेगा इस तरह से तो ये खत्म हो जाएंगे और इसे पुनः पाने के लिए हमें करोड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि आप इसका ज्यादा नुकसान ना करें और अपने दोस्तों को भी सलाह दें कि आप इसका नुकसान नहीं करें, क्योंकि इसकी बचत से आपके देश का भविष्य और टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व है, कैसे? उत्तर हो जाएगा सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणु में ही यह क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार का सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन ताग किस्मों के यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बताएं फ्रेंड्स कि कार्बन श्रृंखला जो लंबी श्रृंखला होते हैं कार्बन परमाणु को उसके सरल आधार पर प्रदान करती है और हम कार्बन परमाणु को अलग अलग उनके गुणधर्मों पर श्रेणी में रखते भी हैं। तो वही प्रश्न है, समझातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें या समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक जो समूह है उसमें प्रतिस्थापित करता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो कर्मागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है फ्रेंड, दो कर्मागत यानी दो लगातार किसी भी आप समजातीय श्रेणी जो होता है उनके किसी भी तत्व को आप देखिएगा तो उसमें CH2 का ही अंतर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए एल्केन जो है सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2, यहाँ पर गलत दे दिया CHN दिया है, यहाँ पर H नहीं होगा, निष्प्रिंट है, आप लोग समझिएगा। CnH2n+2 होता है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है हमने पहले आपको बता दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आदि हैं। तो इसमें आप देखिए जैसे मान लीजिए दो कर्मागत हम ले रहे हैं, मीथेन और इथेन दो कर्मागत है, इसके बीच का अंतर आप देखिए, इसमें एक C ज्यादा है, C2 है, इसमें C1 है और इसमें H4 है और इसमें H6 है, अर्थात इसमें H2 अधिक है और C1 अधिक है, अर्थात CH2 का अंतर होगा। अगर इसी प्रकार आप इथेन और प्रोपेन को देखते हैं तो इसमें C3 और H8 है, इसमें C2 H6 है, अर्थात H6 एक C अधिक है और दो H अधिक है, अर्थात CH2 का अंतर है। अगर इसी प्रकार आप आगे भी जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेंटेन का थोड़ा सा
गलत दे दिया है और सूत्र C5H12 होता है, यहाँ पर C15 निष्प्रिंट है। आप लोग इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया क्या है, समीकरण द्वारा बताएं। उत्तर हो जाएगा अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ एसिटिक अम्ल तथा एथिक एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एसीटेट का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि एसीटेट कैसे बनता है, तो एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखे। तो उत्तर हो जाएगा सजातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्न हैं। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र CnH2n+2 अर्थात कार्बन हाइड्रोकार्बन के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एक ही प्रकार का इसका सूत्र है, यहाँ पर थोड़ा कम दे दिया है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। यहाँ पर निष्प्रिंट है, कितना अंतर होता है हम पहले बताए हैं कि अगर दो कर्मागत है तो उसके बीच CH2 का अंतर होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। और किसी भी अगर आप जैसे एल्केन को पकड़ लीजिए तो एल्केन में जितने भी उसके जो श्रेणी में आने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि, इन सब के गुण एक जैसे होंगे। अगर आप एल्काइन में लेते हैं मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक ना फ्रेंड्स, तो इनके भी गुण एक जैसे होते हैं। अगर आप एल्कीन में भी लेते हैं तो जैसे आपका आ जाएगा इथीन, मीथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन सब के गुण एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार दिया अगला, किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन होता है और इनके साथ क्रमिक परिवर्तन भी होता है। जैसे इनके आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है और भी बहुत सारे आते हैं परिवर्तन। तो किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सी विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, हर कोई जानता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है सहसंयोजक एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। कैसा बंध द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है? एकल बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो श्रेणी आती है वो एल्केन की श्रेणी आती है। इसमें आ जाता है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जैसे मीथेन और भी हो जाएगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगला जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित होते हैं। इसमें था संतृप्त में एकल बंध उपस्थित होते हैं और इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित रहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये ध्यान देने वाली छोटी छोटी बातें हैं। स्टूडेंट यहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपको परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध स्तर रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन में द्विबंध होता है। एल्कीन में जैसा आता है इथीन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, दिया है यहाँ पर। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध रहने पर, अगर त्रिबंध होता है अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन, तो उसको एल्काइन कहते हैं और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। जैसे हो जाएगा आपका इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल को
वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इसे लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया गया था। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो ये प्रैक्टिकल आपका नहीं हो पाएगा सफल। सक्सेस करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। आजकल इसे जल, गैस अथवा हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एस्टर किसे कहते हैं? इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 2 उपयोग लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिन कार्बनिक यौगिकों का अभिलक्षणीय ग्रुप COO होता है, ठीक है, एस्टर कहलाते हैं। जिन कार्बनिक यौगिकों का अभिलक्षणीय जो रूप होता है वो COO होता है, तो उसको ही एस्टर कहा जाता है। इनके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया कराई जाती है फ्रेंड्स? तो कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है, तो आपका एस्टर प्राप्त होता है। ये हमने आपको पहले ऊपर भी बताया था। उपयोग होता है एस्टर का कि इसकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इसका उपयोग ठंडे पेय, आइसक्रीम, मिठाइयाँ आदि परफ्यूमों में होता है। ये फलों में भी पाए जाते हैं। एस्टर कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? फलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, जब वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, अर्थात NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो वसा या तेल के अणु जो होते हैं विघटित हो जाते हैं तथा इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रयोगशाला में साबुन कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका औजार तो चाहिए ना, सामान क्या क्या लगा उसका सब। तो देखिए सबसे पहले उसमें वनस्पति तेल चाहिए। वनस्पति तेल में जैसे मान लीजिए कैस्टर का तेल हुआ, या कार्डन सील जो होता है तेल वो चाहिए। वसा का भी तेल इसमें उपयोग में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और दूसरा चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात उसको रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये होता है NaOH जो यहाँ पर दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चाहिए इसमें सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी बोला जाता है, NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो विधि है वो होता है, इसमें आता है बनाने की विधि लिखे। तो बनाने की विधि में आप लोग लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। एक बीकर में 20 ml कैस्टर का तेल ले लीजिए, कैस्टर तेल है, थोड़ा सा निस्प्रिंट है, और 20% से 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबालने तक गर्म किया जाता है और इसे 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है। कितना मिनट तक उबाला जाता है फ्रेंड्स? इस चीज को एक एक पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। अब बीकर में 5 ग्राम खाने वाला नमक डालिए और श्रृंखला पदार्थ को ठंडा होने दीजिए। ठंडा करने पर बीकर में साबुन जल बनता है, जिसे तब हटा लिया जाता है। साबुन का मिश्रण अब तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अपमार्जक किसे कहते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक की संरचना बताइए, इसका प्रमुख लाभ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है, परंतु आजकल संश्लिष्ट अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक में 2 सिरों वाले अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्रायः सल्फेट SO4 या सल्फोनेट SO3Na ग्रुप द्वारा बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। यह कठोर जल के साथ अभिक्रिया अघुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनाते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु
केवल 3 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, जिस कारण इसके षटकोणीय जाल की परतें बनाते हैं। इसमें षटकोणीय जाल की परतें होती है। ग्रेफाइट षटकोणीय जाल की तरह होता है और प्रत्येक जो प्लेट होती है, षटकोणीय प्लेटें जो होती है, परतें आप बोल सकते हैं, वो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। और ग्रेफाइट का प्रयोग ही हम नेल पेंसिल में करते हैं, जिससे लिखने पर वो हमें मुलायम चलता है, क्योंकि षटकोणीय होता है और उसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इस कारण लिखने पर रूल हमें मुलायम प्रतीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें कार्बन परमाणु के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए ये टूट भी जाते हैं, कमजोर होते हैं। परतों के मध्य इस दूरी के कारण विपरीत परतों में स्थित कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधों के बनने की संभावना समाप्त हो जाती है और चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छूट जाता है। इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जो चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र छूट जाता है, अर्थात उस पदार्थ अर्थात ग्रेफाइट में वो मुक्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक है। 34 प्रश्न का उत्तर छूट गया फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न में हम करा देंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर 10th और 12th के सभी विषय की तैयारी इसी प्रकार सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ कराई जाती है, चैप्टर वाइज। आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट से भी जाकर के पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।